हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी एनडीए की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी प्रोबेबिलिटी के पीवाईक्यू करने की। तो उसके हम 120 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम 121 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दून सैन्य अकेडमी में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 से। लेट a die be loaded in such a way that even phases are twice likely to be occur as the odd phases। मतलब even phase के आने की प्रोबेबिलिटी ट्वाइस है odd phases के मुकाबले। और ये कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ प्राइम नंबर विल शो अप द डाई इज टॉस। जब एक डाई को टॉस किया जाता है तो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। क्लियर। तो हमें प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें दिया है बेटा कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो ओड नंबर आने की अगर मैं मानता हूं कि x है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर आने की हो जाएगी बेटा 2 टाइम्स, मतलब 2x। और हमें पता है एक डाई पर कितने नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। क्लियर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 आने की प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 आने की, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 आने की, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 आने की, और प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 6। सैंपल स्पेस में जितने भी केस हैं उन सभी की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होने वाला है बेटा, 1 होने वाला है। क्लियर। तो हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 है वो x है, इसकी 2x है। यहाँ पर हमने इसको x माना है, इसको हमने 2x माना है, इसको हमने x माना है और इसको 2x माना है, और टोटल सम होने वाला है 1। तो ये टोटल हो जाएगा बेटा 9x। 9x इक्वल टू हो जाएगा 1। तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/9। क्लियर। उसके बाद हमें क्या निकालना है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो है बेटा प्राइम नंबर्स। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें, कि एक डाई को उछाला जाए तो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। क्लियर। तो प्राइम नंबर हमारे पास क्या हो सकता है, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 निकालना है, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 आने की निकालनी है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 आने की। ये तीन ही प्राइम नंबर होते हैं, इन तीनों की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बेटा, ये है 2 इंटू इवन नंबर है, इवन की प्रोबेबिलिटी 2 इंटू एक्स है और एक्स की वैल्यू 1/9 है, प्लस ओड आने की प्रोबेबिलिटी बेटा एक्स, एक्स हमारे पास आया था 1/9। क्लियर। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, 5 भी ओड है, ओड आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/9। तो ये टोटल हो जाएगा बेटा 4/9। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन, ये होने वाला है ऑप्शन सी। क्लियर। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें देखिए बेटा क्या दिया है, इसमें दिया है हमें इन ए मल्टीपल चॉइस टेस्ट एन एग्जामिनेशन इधर नो द करेक्ट आंसर और प्रोबेबिलिटी पी और गेस विद प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी। एक मल्टीपल चॉइस टेस्ट है जिसके अंदर एक एग्जाम, मतलब कोई स्टूडेंट है जो एग्जाम दे रहा है, उसके आंसर जानने के और करेक्ट होने की, नो द करेक्ट आंसर मतलब करेक्ट आंसर को जानने की प्रोबेबिलिटी पी दे रखी है और उसको गेस करता है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी है। तो हम दो केस बना लेते हैं बेटा, या तो आंसर वो क्या करता है, जानता है, या फिर वो गेस कर रहा है। क्लियर। तो हमें केस दिया है, आंसर जानने की प्रोबेबिलिटी है पी और गैस करने की दे रखी है बेटा 1 माइनस पी। ठीक है। अब हम ये हमें बेस थ्योरम का क्वेश्चन दिया, इसने कहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ आंसर ए क्वेश्चन करेक्टली इज 1/m इफ और ही और सी नियरली गेस। अगर वो गैस कर रहा है फिर उसका आंसर करेक्ट आ जाए, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस एम दे रखा है। तो हम एक इवेंट ए मानते हैं जिसमें उसका आंसर क्या आ रहा है बेटा, करेक्ट आ रहा है। क्लियर। और ये करेक्ट आने का मतलब हम ए बाई इवन निकाल लें, इसको मैं इवन इवेंट मान लेता हूँ, इसको मैं नो और इवन इसको मान लेता हूँ, और इसको मैं ए टू इवन मान लेता हूँ। क्लियर। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन हो जाएगा और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू होने वाला है। अब हमने एक इवेंट ए माना है तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई इवन दो चीजें निकालेंगे और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ए टू। क्लियर। ए बाई इवन का मतलब है उसका आंसर करेक्ट है और वो जानता भी था। अगर उसे जानता भी है और उसका आंसर करेक्ट भी है तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो 1 हो जाएगी क्योंकि वो एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट करेगा। क्लियर। उसके बाद वो गैस भी कर रहा है और उसका आंसर करेक्ट भी आ रहा है, इसका हमें वैल्यू दे रखा है 1/m। क्लियर। तो हम बेस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। इसमें पूछा है कि इफ द एग्जामिनर आंसर ए क्वेश्चन करेक्टली द प्रोबेबिलिटी ही और सी विल नो द आंसर। मतलब नो द आंसर को हमने क्या माना था, E1 माना था। तो हमें बेस थ्योरम से E1/A निकालना है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप जानते ही हैं, अगर E1 ऊपर है तो न्यूमरेटर में E1 के साथ A बाई E1 रहेगा। क्लियर। और डिवाइड में क्या था बेटा, टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी E1 से स्टार्ट करेंगे, E1 के साथ आ जाएगा A बाई E1 प्लस E2 के साथ आएगा A बाई E2। क्लियर। तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2।
ओके बेटा। उसके बाद A1 की प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है P, ये हमें P दे रखा है, और A बाई A1 1 है, अपॉन में हो जाएगा A1 हो जाएगा P इंटू 1, और प्लस में आ जाएगा A2 है हमारे पास 1 माइनस P, और इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1 बाई M। क्लियर। इसको हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम करके सोल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा P अपॉन एलसीएम आएगा हमारे पास M, तो ये हो जाएगा PM, और प्लस में हो जाएगा 1 माइनस P। क्लियर। M ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा MP अपॉन, इन दोनों से अगर मैं P कॉमन निकालता हूँ तो ये आ जाएगा हमारे पास M माइनस 1 और प्लस में 1, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। तो आ जाएगा P इंटू M माइनस 1 प्लस 1, तो ऑप्शन सेकंड होने वाला है इसका। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 123। इसमें दिया है इन ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन इज 3 टाइम्स इट्स वेरिएंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 3 सक्सेस आउट ऑफ 5 ट्रायल्स। तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन दिया बेटा। इसमें हमें क्या निकालना है कि नंबर ऑफ ट्रायल्स दे रखे हैं, वो दे रखे हैं 5, और हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू r निकालना है। r हमारे पास एग्जैक्टली 3 है, तो इसका फॉर्मूला होता है, हमें पता है कि NCR, ये होता है p की पावर r और q की पावर n माइनस r। क्लियर। और यहाँ पर जो p और q है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होता है, r है हमें जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, n नंबर ऑफ ट्रायल्स हो जाएगी। तो सबसे पहले हम p और q की वैल्यू निकाल लेते हैं। r हमें गिवन है कि r 3 दे दिया इसने एग्जैक्टली 3 के लिए। क्लियर। तो अब हमें p और q चाहिए, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हमें वेरिएंस मीन है वो क्या दे रखा है, 3 टाइम्स दे रखा है इसके वेरिएंस का, तो मीन को हम NP से डिनोट करते हैं, वो 3 टाइम्स है किसकी, किसी वेरिएंस से। क्लियर। वेरिएंस को हम NPQ से डिवाइड करते हैं और डिनोट करते हैं, तो NP से NP कैंसिल होगा, तो यहाँ से 1/3 इक्वल टू हो जाएगा Q। अगर हमें Q मिल जाए तो हम P निकाल सकते हैं, P हो जाएगा बेटा 2/3। क्लियर। P मिल गया, Q मिल गया, N मिल गया, R मिल गया, तो डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर दो। ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3, N है 5, C 3 हो जाएगा, P हमारे पास था 2/3, इसकी पावर हो जाएगी 3, और Q है 1/3, इसकी पावर हो जाएगी बेटा 2। क्लियर। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 5C3 5C2 होता है, 5C2 10 होता है। क्लियर। 2 का क्यूब हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 27, इंटू हो जाएगा 1/9, तो ये हो जाएगा बेटा 80 अपॉन 27 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा हमारे पास। अगर मैं इसकी बात करूँ तो क्या आएगा बेटा, ये आने वाला है 80 अपॉन 243, 80 अपॉन ये आ जाएगा 243। क्लियर। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 80 अपॉन 243, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 124। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट यूनियन बी है वो क्या इसके इक्वल होती है, ये तो डायरेक्ट एडिशनल थ्योरम है, बिल्कुल करेक्ट दिया इसने। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट यूनियन बी को हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट एंड बी। क्लियर। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी नोट है वो, इसका फॉर्मूला हमें रॉन्ग दे रखा है बेटा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी नोट जो होगा उसका फॉर्मूला होगा, जिसके ऊपर नोट नहीं है उसमें से हम कॉमन माइनस करते हैं। क्लियर। जिसके ऊपर नोट नहीं है उसमें से आप कॉमन माइनस करोगे, लेकिन इसने बी से कर रखा है तो स्टेटमेंट 2 है वो रॉन्ग होने वाला है। उसके बाद है थर्ड नंबर, इसने दिया है कि जो हमारे पास है थर्ड नंबर में दिया बेटा इसने कि ए एंड बी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू ए अपॉन बी हो सकता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। ए अपॉन बी होता है बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, और इनटू में डिवाइड में जो यहाँ पर है गिवन डिवाइड में वही यहाँ पर उसकी प्रोबेबिलिटी रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है वो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल। क्लियर। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, थर्ड नंबर वाला भी। क्लियर। उसके बाद हमें क्या मिलेगा, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट था, 1 एंड 3 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये दिया हुआ द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल सॉल्व क्वेश्चन ए एंड बी आर 0.4 एंड 0.5 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही सॉल्व एटलीस्ट वन ऑफ टू क्वेश्चन। मतलब कम से कम दोनों में से एक क्वेश्चन को वो सॉल्व करे, मतलब हो सकता है एक करे
तो हो सकता है दोनों भी कर दे। क्लियर, हमें वन ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ टू क्वेश्चंस, मतलब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वह दो में से कम एक क्वेश्चन तो सोल्व करता है। हो सकता है हमें एक करे या दोनों करे, तो ऐसा भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, वो केस निकाल लेंगे जिसमें स्टूडेंट एक भी क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाता है और उसको 1 से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है बेटा 0.4, मतलब ए किसी क्वेश्चन को सोल्व करता है उसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 दे रखी है हमें। क्लियर, उसके बाद बी किसी क्वेश्चन को सोल्व करता है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें 0.5 दे रखी है। क्लियर, उसके बाद अगर हम क्या निकाल रहे हैं, अगर वो ए सोल्व नहीं कर पाता है उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारे पास ए नोट की 0.6 हो जाएगा। क्लियर, और बी सोल्व नहीं कर पाता है उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 माइनस 0.5, ये 0.5 होने वाला है। क्लियर, हम क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन क्वेश्चन सोल्व। ठीक है, वन क्वेश्चन क्या हो, सोल्व करें, तो उसकी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हो जाएगा, हम निकालेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, मतलब दोनों में से एक भी क्वेश्चन सोल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी हम निकाल लेते हैं। क्लियर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट और बी नोट निकाल लेते हैं। क्लियर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट, फर्स्ट भी सोल्व नहीं किया गया और सेकंड भी सोल्व ना किया जाए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 6/10 इंटू 5/10, तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 1 माइनस 30/100, तो ये आ जाएगा 100 माइनस 30, 70/100 हो जाएगा। क्लियर, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, 7/10, इट मीन्स ये 0.7 लिख सकते हैं। क्लियर, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.7। उसके बाद हम वो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसने दिया है, अ कमेटी ऑफ 3 हैज टू बी चोजन फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 4 मैन एंड 5 वुमेन। एक ग्रुप है 4 मैन का और 5 वुमेन्स का। इफ द सिलेक्शन इज मेड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 मेंबर्स आर मैन। हमें एक क्या बनाना है, इफ सिलेक्शन इज मेड एट रैंडम व्हाट इज प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 2 मेंबर्स आर मैन, मतलब आपको एक कमेटी बनानी है 3 पर्सन की। हमारे पास टोटल कितने हैं, 4 मैन है और 5 वुमेन है। क्लियर, हमें 3 पर्सन की एक कमेटी बनानी है जिसके अंदर एग्जैक्टली 2 मेंबर है वो मैन होनी चाहिए। तो हमारे पास टोटल 3 केस हो जाएंगे, टोटल केस होंगे वो कितने हो जाए बेटा, टोटल हमारे पास 9 पर्सन है, उनमें से आपको 3 सिलेक्ट करने। क्लियर, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 9 8 7 और ये आ जाएगा 3 2 1, तो 3 से 3 पर कैंसिल होगा, ये आ जाएगा हमारे पास 9 8 और 7, ये आ जाएगा हमारे पास 3 2 एंड 1। क्लियर, 3 से कैंसिल करते हैं 3 पर, उसके बाद 2 से कैंसिल करते हैं 4 पर, तो टोटल केस हो जाएंगे हमारे पास 84। क्लियर, फेवरेबल केस हमें निकालने हैं, फेवरेबल केस हो जाएंगे हमारे पास, टोटल हमारे पास 4 मैन है, इनमें से एग्जैक्टली कितने होने चाहिए, 2 तो होने ही चाहिए। उसके बाद हमारे पास 5 वुमेन है, उनमें से एक वुमेन भी सिलेक्ट आपको करनी है, तो ये टोटल केस हो जाएंगे 4C2, ये होता है बेटा 6 और 5C1 होता है 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 30। तो बस जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी 2 मैन और 1 वुमेन की। क्लियर, तो ये हो जाएगा हमारे पास जो है वो हो जाएगा 30/84। 2 से हम 15 पर कट करते हैं, 2 से 42 पर, उसके बाद 3 से 5 पर कर दो और 3 से ये हो जाएगा 3 1 जा 3 3 4 जा, तो 5/14 हमारा आंसर आ रहा है, इसका ऑप्शन ए होने वाला है। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 127। ये कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ 2 इवेंट्स ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अकर्स बट नॉट बी। ये कहता है कि ए बट नॉट बी, तो ए बट नॉट बी का क्या होता है बेटा, ए अकर्स बट नॉट बी। क्लियर, तो इसका कहने का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी पूछ रहा है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी नोट। क्लियर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जिसके ऊपर नोट नहीं है उसमें से कॉमन माइनस कर दो। क्लियर, उसके बाद इसने बोला कि बी है वो सबसेट है ए का, इसका मतलब बी पूरा का पूरा कहाँ है, ए के अंदर है। तो अगर बी ए का सबसेट है, इसका मतलब ए और बी का जो कॉमन है वो हमारे पास बी होने वाला है, छोटे वाला हमारा कॉमन रहता है। तो दोनों साइड अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी क्या होने वाला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आने वाला है।
क्लियर। तो ए इंटरसेक्शन बी की जगह मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख सकता हूँ, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बन जाएगा। कब, जब ये बी क्या हो, सबसेट हो ए का। तो स्टेटमेंट वन क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट हो जाएगा। पी ए अलोन और बी अलोन, ए अलोन और बी अलोन का फॉर्मूला सिमेट्रिक वाला हम बार बार कर चुके हैं। तो ए अलोन और बी अलोन के लिए हम क्या करते हैं, ए सिमेट्रिक बी निकालते हैं। और ए सिमेट्रिक बी क्या होता है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 2 टाइम्स क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। क्लियर। तो हमारे पास ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा इसका, क्योंकि वहां पर 1 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया है। ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो सकता है इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का पता है हमें कि अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। किस केस में, ए इंटरसेक्शन बी केस में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के फॉर्मूले में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आता है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आता है माइनस क्या आता है, ए इंटरसेक्शन बी आता है, वो 0 हो जाएगा। तो स्टेटमेंट थर्ड भी राइट हो जाएगा, जिसका आंसर 1 एंड 3 हो जाएगा। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दिया है a bag contains 3 white and 2 black balls, another bag contains 5 white and 3 black balls। फर्स्ट बैग है, इसके अंदर 3 white ball है और 2 black ball दी हुई है बेटा। उसके बाद दूसरा बैग है, उसके अंदर 5 white है और 3 black ball है। सेकंड बैग है, ये B1 मान लेते हैं, ये B2 मान लेते हैं, बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2। इसके अंदर हमारे पास 5 white है और 3 black balls है। इफ ए बैग इज चूजन एट रैंडम, दोनों में से कोई भी आप बैग सेलेक्ट कर सकते हो, एंड ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट, और उसमें से एक बॉल हमें ड्रॉ करनी है। व्हाट इज द चांस दैट इट इज वाइट, क्या चांस है कि वो वाइट होगी। क्लियर। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसके हमें। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट बैग को और सेकंड बैग कोई भी आप सिलेक्ट करो तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होने वाली है, 1/2 होनी चाहिए। क्लियर, 1/2 ही होने वाली है। अब हमें क्या करना है, दोनों में से एक ब्लैक बैग कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या निकाल सकते हैं, क्या निकालनी है, अब हमें एक बॉल फिर से निकालनी है। वो क्या होनी चाहिए, एक बॉल निकालनी है दोनों में से और वो वाइट होनी चाहिए। तो हमारे पास क्या होना है कि आपको वाइट बॉल की टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ऐसा हो सकता है कि हमने फर्स्ट बुक बैग सेलेक्ट किया है और फिर आप क्या निकाल रहे हो, वाइट बॉल निकाल रहे हो, अपॉन में क्या रख रहा हूँ मैं, B1। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब, इसका मतलब ये गिवन है हमें कि हम फर्स्ट बैग को सिलेक्ट किया है। उसके बाद दूसरा हम क्या कर रहे हैं, बैग 2 को सिलेक्ट कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, बैग 2 से क्या निकाल रहे हैं, व्हाइट बॉल निकाल रहे हैं। किससे, बैग 2 से। ये गिवन वाला केस हो जाएगा। अब हमारे पास B1 को सिलेक्ट करने की 1/2 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। फर्स्ट बैग से व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3 अपॉन, टोटल हमारे पास 5 है और 3 व्हाइट है तो 3/5 हो जाएगा। प्लस सेकंड बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और उससे व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बेटा 5/8। कितना होने वाला है, 5/8। तो ये होने वाला है हमारे पास 3/10 और प्लस हो जाएगा 5/16। क्लियर। अब हमें इसको सोल्व करना है। हमारे पास एलसीएम आने वाला है 80, 16 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 80। तो 10 एडजा होता है, ये होता है 10 एडजा 80 होता है, तो 8 3 जा 24 हो जाएगा। 16 5 जा होता है, ये 25 हो जाएगा। 24 और 25 49, 49/80 इसका फाइनल आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन था टोटल प्रोबेबिलिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। A box has 10 chits number 0 1 2 3 9। First one chit is drawn at random and kept aside। इसने बोला है कि एक हमारे पास बॉक्स है, इस बॉक्स में हमारे पास क्या दे रखा है बेटा, 0 1 2 3, इस तरह से कितनी चिट है इस पर, 0 से 9 तक, मतलब 10 चिट दी हुई है। फर्स्ट वन चिट इज ड्रॉन एट रैंडम एंड केप्ट असाइड फ्रॉम द रिमेनिंग a second chit is drawn at random, what is the probability that the second chit is drawn from 9। इसने बोला है कि आपको एक चिट ड्रॉन करनी है, मतलब वो 9 हो सकती है, फर्स्ट केस तो ऐसा हो सकता है, और वो 9 ना भी हो, मतलब वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो सकती है। क्लियर। तो हमारे पास फर्स्ट सीट कोई भी आ सकती है, अगर 9 आई तो उसको भी साइड में रखना है और इनमें से कोई भी आई तो भी उसको भी साइड में रखना है। फिर हमें एक सेकंड सीट निकालनी है। अब वो सेकंड सीट क्या हो, 9 आने की हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं E1 वो इवेंट है जिसमें फर्स्ट सीट क्या आती है, 9 आती है। क्लियर। और E2 वो है जिसमें हमें सेकंड सीट है
फर्स्ट सेट सेकंड सेट है वो फर्स्ट सेट है वो 9 ए नोट वो हो जाएगा जैसे फर्स्ट सेट 9 ना आए, इसको इतना करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट यहीं से कर लेंगे कि फर्स्ट सेट के 9 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी टोटल हमारे पास 10 है लेकिन 9 वाली एक ही है। और अब सेकंड सीट 9 वाली तो आपने साइड में रख दी, अब इन बाकी बची हुई में से तो 9 आएगी नहीं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होने वाली है। क्लियर। अब मतलब फर्स्ट सीट जब आप निकाल रहे थे वो उन 9 में से कोई भी हो सकती है, 9 को छोड़कर टोटल हमारे पास 10 सीट है, तो हमारे पास 9 ना आए उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारे पास 9/10। अब आपने एक साइड में रख दी तो टोटल केस 9 बचे, उन 9 में से एक नंबर तो 9 मिलेगा। क्लियर। तो वो हो जाएगा 1/9। हमें क्या निकालनी है, टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सेकंड सीट है वो क्या हो, कि 9 हो। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि फर्स्ट सीट 9 रही हो और सेकंड सीट भी क्या हो, 9 हो। फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि फर्स्ट सीट है वो 9 ना रही हो और सेकंड सीट हमें क्या निकालनी है, 9 निकालनी है। तो फर्स्ट सीट 9 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बेटा, 1/10 होगी। अगर आपने 9 को बाहर रख दिया है तो अब सेकंड सीट तो 9 आने वाली नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। क्लियर। ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट सीट 9 ना आई हो, उसके कितने केस थे, 9/10 थे। और अब हम क्या करना है, सेकंड सीट को 9 ही निकालना है, तो उसके कितने केस हो जाएंगे, 9 में से एक ही सीट ऐसी है जिस पर 9 लिखा हुआ है। क्लियर। तो ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर होने वाला है 0 + 1/10। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 1/10। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें दिया है इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है। 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बेटा इसने दे रखा है, 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है। इसने बोला है कि 0 से लेस देन है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है वो लेस देन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, और ये दोनों ही लेस देन है, 1 से तो लेस होना ही है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए बेटा, हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी हमारे पास क्या होता है, इस समय में ए बाय बी का और बी बाय ए का रोल है। तो ए बाय बी क्या होता है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी होता है, वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को ये लिख सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख सकता हूँ। फिर दूसरा केस मैं बी बाय ए लेता हूँ। क्लियर। तो बी बाय ए में फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगा। राइट। तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को ये भी लिख सकता हूँ कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन हो जाएगी, ये सेकंड कंडीशन है, दोनों में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, इसको फर्स्ट कंडीशन मान देते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। इसको मैं ए इंटरसेक्शन 1 वाले को बी वाले को फर्स्ट कंडीशन, उसको दूसरा मान लेते हैं। ये दोनों इक्वल है तो इसकी राइट हैंड साइड भी क्या होने वाली है, इक्वल होने वाली है। तो हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है वो किसके इक्वल हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल हो जाएगा। क्लियर। हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है वो लेस देन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है वो क्या दे रखा है बेटा, लेस देन दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से। ठीक है। मतलब ये छोटा होकर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है फिर भी इसके इक्वल आ रहा है, मतलब ये 2 है, अगर मैं ये 3 मानूं तो इसका मतलब ए बाय बी बड़ा रहा होगा तभी इसके इक्वल आना चाहिए। इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लेस देन होकर किसी के साथ मल्टीप्लाई होकर भी क्या कर रहा है, उस प्रोबेबिलिटी ऑफ जो बड़े वाला किसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है फिर भी उसके इक्वल जा रहा है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी है वो तो बड़ा होगा, कंपलसरी है बी बाय ए सी। क्लियर। मतलब जैसे कि अगर मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पर अगर मेरे पास 10 है, यहाँ पर मेरे पास क्या है 2 है, अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ 5 तो यहाँ पर मैं क्या ले लेता हूँ 4। ये 2 है, ये इससे छोटा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सी, तो ये कंपलसरी है कि ए बाय बी है इससे बड़ा होगा तभी दोनों इक्वल आएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी क्या होने वाला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए से बड़ा होने वाला है। तो इसके मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी लेस देन होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से, ये तो कंडीशन यहीं पर खत्म हो गई। उसके बाद ये कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय लेस देन होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी से, लेकिन ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी से लेस देन होगा। इसके अंदर हमारे पास ये कहता है बी बाय ए से लेस देन होगा, ये इसको हम चेक करने वाले हैं, लेकिन ये केस फिर से रॉन्ग हो जाएगा।
इसको भी हम रॉन्ग बोल सकते हैं कि ए बाई बी छोटा होगा प्रोबेबिलिटी बी बाई सी, तो यहाँ पर तो बड़ा आ रहा है, तो दो ऑप्शन तो यहीं पर कट हो जाएगी। अब हमें ए इंटरसेक्शन बी पर काम करना है। देखिए बेटा, हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, और हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है वो 0 से 1 के बीच में रहने वाला है। अगर ये 0 से 1 के बीच में है, कोई नंबर 0 से 1 के बीच में है और उसकी मल्टीप्लाई किसी नंबर से करने पर उसके इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये a बाई बी है, ये क्या होने वाला है, a इंटरसेक्शन b से बड़ा होने वाला है। क्लियर? तो इसका मतलब बड़ा कौन होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b है वो छोटा हो जाएगा किसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाई बी से। क्लियर? तो हमारे पास कैसा है, ऐसा कोई केस दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी बड़ा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए सी, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है वो लेस देन है प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये कौन सा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ए बाई बी बड़ा रहेगा, ए बाई बी बड़ा रहेगा, इससे भी बड़ा रहेगा, और बी बाई ए से भी बड़ा रहने वाला है। अगर ए बाई बी इससे लेस देन है, ग्रेटर देन है, तो बी बाई ए भी इससे क्या होगा, ग्रेटर देन रहने वाला है। और इसके अंदर हमें पता है कि बी बाई ए लेस देन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ए से, तो हमारे पास ऑप्शन बी होने वाला है। देखिए बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इस केस में भी तो हम ले सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, अगर ये 0 से 1 के बीच में है तो ये भी क्या होने वाला है, ये नंबर अगर बड़ा होगा तभी इसके इक्वल आ पाएगा। क्लियर? क्योंकि अगर ये 1 से बड़ा होता तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर ये छोटा हो जाता और फिर ये बड़ा हो जाता। क्लियर? तो हमारे पास 0 और 1 के बीच में होता है तो ये नंबर बड़ा होगा और ये क्या होगा, उससे छोटा हो जाएगा, तभी वो दोनों नंबर क्या होंगे, इक्वल होने वाले। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है वो क्या है, लेस देन होने वाला है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए से भी। ठीक है, मतलब ये तो लेस देन ही रहेगा हमेशा, तो ए इंटरसेक्शन बी है वो तो हमेशा क्या रहेगा, लेस देन रहेगा किससे, बी बाई ए से भी, और बी बाई ए किससे लेस देन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी से। तो अच्छा क्वेश्चन दिया था, कंसेप्ट वाला था थोड़ा। उसके बाद बात करते हैं 131 पर, टू फेयर डाइस आर रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग ए सम ऑफ 7, दो फेयर डाइस को रोल किया गया, हमें सम 7 आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो सम टोटल केस तो हमारे पास हो जाएगा बेटा 36, ये तो छोटा सा क्वेश्चन है। सम 7 वाले फेवरेबल केस निकाल लेते हैं। क्लियर? तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 6, दूसरा केस बनेगा 2 5, फिर हो सकता है 3 4, उसके बाद 4 3, उसके बाद 5 2, उसके बाद 6 1। क्लियर? जिनका सम 7 आ रहा है, ऐसे 6 ही केस होंगे, तो टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/36, ये 1/6 आने वाला है इसका आंसर। क्लियर? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 3 डाइस हैविंग डिजिट 1 2 3 4 5 6, 3 डाई है जिन पर डिजिट्स क्या लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 है, एंड मार्क 1 2 एंड 3, तीनों डाई पर 1 2 3 लिखा हुआ है। उसके बाद है लेट एक्स वाई जेड रिप्रेजेंट नंबर ऑफ डाई 1 डाई 2 डाई 3, एक्स वाई जेड कैसे को रिप्रेजेंट करें कि डाई 1 पर क्या नंबर आया है, डाई 2 पर कौन सा नंबर आ रहा है, डाई 3 पर कौन सा नंबर आ रहा है। व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम सच दैट एक्स बड़ा हो वाई से, वाई बड़ा हो जेड से। क्लियर? तो ऐसे हमें टोटल आउटकम निकालने हैं। तो ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट डाई पर हमारे पास 3 आ जाए, उसके बाद सेकंड डाई पर 2 आ जाए, और थर्ड डाई पर 1 आ जाए, ऐसा एक ही केस बनेगा। क्लियर? उसके बाद ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट डाई पर 4 आ जाए, फिर 3 आ जाए, फिर 2 आ जाए, तो एक्स बड़ा है वाई से, वाई बड़ा है जेड से। ऐसा भी हो सकता है कि 4 3 और 1 हो जाए तो भी चलेगा। क्लियर? तो भी एक्स बड़ा है वाई से, वाई बड़ा है जेड से। और 5 के साथ और कौन से केस बन सकते हैं, 4 के साथ हमारे पास 2 1 भी बन सकता है। क्लियर? 4 2 और 1 हो जाए तो भी एक्स बड़ा है वाई से, वाई बड़ा है जेड से। उसके बाद 5 के साथ देख लेते हैं, तो 5 के साथ 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 के साथ 4 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 के साथ 4 हो सकता है, 1 हो सकता है, 5 के साथ 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 के साथ 3 और 1 हो सकता है, उसके बाद 5 के साथ 2 और 1 हो सकता है। क्लियर? इतने केस बनेंगे इसमें, 3 3 6 बन जाएंगे। उसके बाद 6 के साथ क्या हो सकते हैं, फर्स्ट आई पर 6 आए, फिर 5 आए, फिर 4 आए, उसके बाद 6 5 और 3 हो सकता है, 6 5 के साथ 2 हो सकता है, फिर 6 5 के साथ 1 हो सकता है, फिर हम 6 4 के साथ 3 लिख सकते हैं, 6 4 के साथ हम 2 लिख सकते हैं, 6 4 के साथ हम 1 लिख सकते हैं,
6 और 3 के साथ हम 2 लिख सकते हैं, 6 3 के साथ हम 1 लिख सकते हैं, फिर 6 2 के साथ हम 1 लिख सकते हैं। तो टोटल इतने केस बनने वाले हैं जिनमें x ग्रेटर देन होगा y से, y ग्रेटर देन होगा z से। तो टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो हमारे पास टोटल 20 ऐसे केस हो सकते हैं जिनमें x बड़ा होगा y से, y बड़ा होगा z से। टोटल केस कितने बनेंगे हमारे पास? वैसे तो 3 डाई को साथ में रोल करोगे तो 216 बनेंगे। उन 216 में से 20 ऐसे केस है जिसमें x ग्रेटर देन होगा y से, y ग्रेटर देन होगा z से। उसके बाद बेटा मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टू इंटीजर्स x एंड y आर चूजन विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम द सेट 0 to 10। 0 से 10 तक हमारे पास दो नंबर चूज करने हैं, विद रिप्लेसमेंट है। द प्रोबेबिलिटी दैट x माइनस y है वो ग्रेटर देन 5 है। ठीक है, तो x माइनस y का मोड है वो क्या रहना चाहिए? 5 से बड़ा रहना चाहिए। तो मैं सबसे पहले चूज कर लेता हूँ 0 और मतलब 10 के साथ ही चूज कर लेता हूँ मैं पहला नंबर। ठीक है, तो 10 के साथ हमारे पास कौन कौन से नंबर आ सकते हैं? 10 और 0 का मोड है, डिफरेंस है वो 5 से बड़ा रहेगा। 10 और 1 का भी बड़ा रहेगा 5 से। 10 और 2 का डिफरेंस है वो भी 5 से बड़ा रहेगा। 10 और 3 का डिफरेंस भी 5 से बड़ा होगा। और 10 और 4 का डिफरेंस है वो भी 5 से बड़ा होने वाला है। क्लियर? 10 5 का डिफरेंस 5 है लेकिन वो ग्रेटर देन 5 नहीं रहेगा। उसके बाद चेक कर लेते हैं 9 के साथ कौन कौन आएगा। 9 0 हो सकता है, 9 1 हो सकता है, 9 2 हो सकता है, 9 3 हो सकता है, 9 4 नहीं रहेगा बेटा। 8 के साथ आ जाएगा 8 0, 8 1 हो जाएगा, 8 2 हो जाएगा, 8 3 नहीं आएगा। 7 के साथ 7 0 आ जाएगा। ठीक है, 7 1 आ जाएगा, 7 2 नहीं आएगा। उसके बाद हम 6 के साथ 0 लिख सकते हैं, 6 के साथ 1 नहीं लिख सकते। 5 के साथ आप कुछ नहीं लिख पाओगे, 5 1। 4 के साथ नहीं लिख सकते, 3 के साथ नहीं लिख सकते। टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 केस आ जाएंगे। और ये 15 इनके रिवर्स ऑर्डर वाले भी हो सकते हैं, जैसे 0 10 हो गया, एक्स और वाई तो चेंज भी हो सकते हैं। क्लियर? टोटल हमारे पास जो फेवरेबल केस है वो 30 हो जाएंगे। क्लियर? और हमें जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो मतलब टोटल हमारे पास 11 नंबर्स हैं, उनमें से कोई भी दो नंबर ड्रॉ करने हैं। तो इन 30 में से क्या हो जाएगा बेटा? एक ही प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास? 15/11 है, तो 2 टाइम्स हो जाएगा। 30 केस है टोटल, और फेवरेबल केस हो जाएंगे हमारे पास। पहले 11 में से ड्रॉ करोगे, फिर भी 11 में से एक ड्रॉ करोगे। क्लियर? दो नंबर हमें निकालने हैं एक्स और वाई। पहले 11 में से एक निकालेंगे, फिर दूसरा भी 11 में से एक निकालेंगे। तो फेवरेबल केस हमारे पास 11 इंटू 11 हो जाएगा। तो इसका आंसर बेटा 30/121 होने वाला है। क्लियर? तो ऑप्शन सी। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 134 पर। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ टू इवेंट्स ए एंड बी इज पी एंड प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी अकर इज क्यू। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ टू इवेंट्स ए एंड बी दे रखा है, तो ए एंड बी हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो इंटरसेक्शन से डिनोट करते हैं, वो हमें पी दे रखा है। और एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर मतलब ए सिमेट्रिक भी दे रखा है, ए सिमेट्रिक भी हमें दे रखा है, वो है क्यू। उसके बाद देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट, ये कह रहा है कि 2 माइनस 2p माइनस क्यू होगा। तो देखिए बेटा, ए सिमेट्रिक बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए सिमेट्रिक बी होता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। क्लियर? तो ए इंटरसेक्शन बी दे, ए सिमेट्रिक बी दे रखा है हमें क्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा क्यू। ए इंटरसेक्शन बी 2 टाइम्स पी हो जाएगा, ये क्या होने वाला है? 2 टाइम्स ऑफ पी हो जाएगा। क्लियर? तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हम लिख सकते हैं 2p प्लस क्यू। क्या लिख सकते हैं बेटा? 2p प्लस क्यू लिख सकते हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट, इसको मैं ये लिख सकता हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्लस बी नोट को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये हो जाएगा 2 माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा।
और ये हमारे पास आ रखा है 2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी है, इन दोनों को नेगेटिव लिख दो तो 2p माइनस क्यू हो जाएगा। तो ये बोल रहा है 2p माइनस क्यू होगा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट स्टेटमेंट है। ये कहता है ए नोट एंड बी नोट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट एंड बी नोट है, इसको हम कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला होता है अगर दोनों पर अलग अलग नोट लगा है तो आप 1 से माइनस कर दो और इनका साइन चेंज कर दो और कंप्लीट का नोट निकाल दो। और किसी का कंप्लीट का नोट निकालना है, पहले हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला मतलब ये हो जाएगा बेटा, अगर हमारे पास क्या लगा हो, अलग अलग नोट लिखा हो, तो हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है, उसका कंप्लीट का नोट लगा देंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट कर दोगे, डी मॉर्गन्स पे चले जाते हैं। उसके बाद इसका नोट, किसी नोट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कर देते हैं। क्लियर? तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? तो ये आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी का सम तो हमें दे ही रखा है, ये दे रखा है हमें 2p प्लस क्यू, 2p प्लस क्यू और माइनस 2 टाइम्स ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें दे रखा है p, तो ये आने वाला है 1 माइनस ये 2p माइनस p हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का q। तो ये भी हमारे पास स्टेटमेंट राइट है, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट स्टेटमेंट। क्लियर? उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3 groups of children contain 3 girls and 1 boy, सेकंड 2 girls and 1 boy, मतलब फर्स्ट ग्रुप है, इसमें हमें क्या दिया हुआ है बेटा, इस ग्रुप में हमें दिया है 3 गर्ल्स और 1 बॉय है। क्लियर? सेकंड ग्रुप में हमें जो दिया है वो दिए हैं 2 गर्ल्स एंड 2 बॉय हैं, और हमारे पास थर्ड ग्रुप है उसके अंदर दिए हैं 1 गर्ल और 3 बॉयज है। The one child is selected at random from each group. The probability that 3 selected consist of 1 girls and 2 boys, एक गर्ल होनी चाहिए और 2 बॉय होने चाहिए, कंपलसरी है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि फर्स्ट ग्रुप के अंदर हमारे पास क्या आ जाए, गर्ल आ जाए, सेकंड ग्रुप से बॉय आए और थर्ड ग्रुप से भी बॉय आए, ऐसा हो सकता है। हमें गर्ल एक रखनी है और 2 बॉय रखनी है। ऐसा भी हो सकता है कि गर्ल सेकंड ग्रुप से आ जाए, फर्स्ट ग्रुप से बॉय आएगा, सेकंड ग्रुप से गर्ल आएगी और थर्ड ग्रुप से बॉय आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट ग्रुप से बॉय आए, सेकंड ग्रुप से भी बॉय आए और थर्ड ग्रुप से गर्ल आ जाए। ये 3 केस हमें निकालने हैं, तीनों प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे और उनका सम कर देंगे। फर्स्ट ग्रुप से गर्ल आने की प्रोबेबिलिटी हो जाए बेटा 3/4, ये हो जाएगा 3/4 इंटू सेकेंड ग्रुप से बॉय आने की प्रोबेबिलिटी हो जाए बेटा 2/4, और थर्ड ग्रुप से भी बॉय आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/4। उसके बाद सेकंड केस देखते हैं, फर्स्ट ग्रुप से बॉय आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4, ये हो जाएगा 1/4। सेकंड ग्रुप से गर्ल आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/4 और थर्ड ग्रुप से बॉय आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/4। उसके बाद प्लस में हम क्या करते हैं, फर्स्ट ग्रुप से बॉय आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4 और सेकंड ग्रुप से हमारे पास बॉय आना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 2/4 और थर्ड ग्रुप से गर्ल आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4। तो इनको सम कर देते हैं मल्टीप्लाई करके, ये हो जाएगा 3 2 6 6 3 18/64 और सभी का एलसीएम 64 रहने वाला है, तो ये हो जाएगा 3 2 6 और ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 26/64। 2 से 13 पर कट करते हैं, 2 से 32 पर कट हो जाएगा, तो इसका आंसर 13/32 होने वाला है। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 136। 8 coins are tossed simultaneously, the probability of getting at least 6 heads, हमारे पास n है, वो क्या दे रखा है बेटा 8 दे रखा है। हेड को इसने प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस माना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है p है, वो हो जाएगा हमारे पास, हेड आने को क्या माना इसने, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस माना है, तो हेड आने, एक कोइन पर हेड आने प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है, तो क्यू भी 1/2 हो जाएगा। इसने एट लिस्ट क्या पूछा बेटा, 6 हेड की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो एट लिस्ट का मतलब ग्रेटर देन का साइन यूज करते हैं और एट मोस्ट में लेस देन का, तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 निकालना है। इसका मतलब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6 निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 7 निकालना है और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 8 निकालना है। क्लियर? तो x इक्वल टू 6 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगा 8c6, उसके बाद p है 1/2, 1/2 की पावर 6 और 1/2 की पावर 2, ये तो 8 ही रहने वाला हमेशा, दोनों 1/2 1/2, ये हो जाएगा 8c7, ये हो जाएगा 1/2 की पावर 7
और 1/2 क्लियर। फिर आ जाएगा 8c8 और ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 और 1/2 क्लियर। उसके बाद 8c6 क्या होता है बेटा, 8c2 लिख सकते हैं। 8c6 को मैं 8c2 लिख सकता हूँ, तो वो हो जाएगा 8 7 और 2 1 और ये हो जाएगा 1/2 तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64 128 और 256 होने वाला है। ये हो जाएगा हमारे पास 256। इसको कट करोगे आप 4 पर, ये था हमारे पास a इंटू 2 7 और ये था 2 से कट करते हैं 4 पर और ये आ जाएगा हमारे पास 8 इंटू 1/256 और ये आ जाएगा 8c8 1 होता है अपॉन 256। ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 28 प्लस 8 प्लस 1 अपॉन 256 हो जाएगा। ये आ जाएगा 37 अपॉन 256 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास ये दे रखा है ऑप्शन सी में। क्लियर। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये दिया बेटा हमें 137 नंबर पर। In a bolt factory, machine XYZ manufactured that bolts are respectively 25%, Y मशीन अब 35% बोल्ट मैन्युफैक्चर करती है और Z मशीन अब 40% मैन्युफैक्चर करती है। द मशीन XYZ respectively produce 2%, 4% and 5% defective bolts. A bolt is drawn at random from the product and is found to be defective. एक बोल्ट ड्रॉ किया गया और वो मिला हमें डिफेक्टिव मिला। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट मैन्युफैक्चर बाय मशीन एक्स। तो ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है बेटा। तो हमारे पास तीन टाइप की मशीनें हैं, एक्स और वाई और जेड दे रखा है। फिर इसने बोला है कि एक मशीन के इनके मतलब बोल्ट प्रोड्यूस करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हम मान लेते हैं। इसकी दे रखी है 25% मतलब 25/100 दे रखा है। इसका 35/100 दे रखा है और इसका हमें 40/100 दे रखा है। क्लियर। जो मशीन एक्स है वो 2% डिफेक्टिव आइटम मतलब ये डिफेक्टिव वाले दे देते हैं। एक्स है वो 2% डिफेक्टिव आइटम है वो प्रोड्यूस करती है और वाई मशीन है वो 4% डिफेक्टिव वोल्ट प्रोड्यूस करती है और मशीन जेड है वो 5% डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करती है। तो हमारे पास अगर एलसीएम सेम है सभी का डिवाइड में तो आप कैंसिल कर दो। क्लियर। ये सभी न्यूमरेटर है 25, ये भी 5 से कट हो रहा है तो इसको मैं 5 5 जा यहाँ पर 5 7 जा कैलकुलेशन इजी करने के लिए शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूँ। ये हो जाएगा 5 8 जा, ये तीनों किसी से कट नहीं रही। तो हमारे पास क्या निकालना है, एक्स मशीन का मतलब वो क्या हो जो डिफेक्टिव आइटम है वो प्रोड्यूस किया था एक्स मशीन ने, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है अभी। तो हमारे पास एक्स बाई ए निकालना है। तो हमारे पास न्यूमरेटर में इन दोनों की मल्टीप्लाई रख दो, 5 2 जा 10 और डिनोमिनेटर में सभी की मल्टीप्लाई का सम कर दो। ये आ जाएगा 10 प्लस 28 और प्लस हो जाएगा 40। तो ये आ जाएगा बेटा 10 अपॉन ये आ जाएगा 68 और 78 2 से 5 पर 2 से 39 पर, तो आंसर हो जाएगा 5/39 ऑप्शन ए। क्लियर। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसने दिया ए बी एंड सी बी थ्री म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है वो 1.5 टाइम्स है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी है वो 0.5 टाइम्स है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू। हमें पता है कि अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट दे रखे हैं तो इसका मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी है वो क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। क्लियर। और एग्जॉस्टिव का मतलब इंटरसेक्शन, एक्सक्लूसिव का मतलब हमारे पास इंटरसेक्शन सारे 0 हो जाएंगे। इसका मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी है, वो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद हमें बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है तो हम मान लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है वो टी है। क्लियर। अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को टी मानता हूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है वो क्या हो जाएगी 1.5 टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए था। क्लियर। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी है वो 0.5 टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी था। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास 1.5 टी आया है। क्लियर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा 15.10 इंटू टी लिख सकता हूँ। ये 5 3 जा 5 2 जा हो जाएगा तो इसको 3/2 लिख सकते हो और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी को आप लिख सकते हो 5/10, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 3/2t, तो ये आ जाएगा 3/4t हो जाएगा। हम इनकी वैल्यू यहाँ रख देंगे। ये हमें 1 दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमने t माना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है वो हमारा 3/2t आया है।
ये आया 3/2t और ये आया हमारे पास 3/4t। एलसीएम ले लीजिए इन सभी का, तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 1 इक्वल टू, एलसीएम हमें 4 आने वाला है, ये 4t और ये हो जाएगा 2 3 जा 6t और ये हो जाएगा 3t। क्लियर? तो 4 6 10 और 3 13 हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 4 इक्वल टू 13t। तो t की वैल्यू होने वाली है 4/13 हो जाएगी, और t हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को माना था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 139 पर। देखिए बेटा, इसमें दिया है 2 डाइस आर थ्रोन एटलीस्ट वन ऑफ डाइस इज सोल्स 5। 2 डाई को थ्रो किया गया जिनमें से कम एक डाई पर तो 5 था, तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस है वो हो जाएगा 5 1 5 2 5 3 5 4 और 5 5 और 5 6। ये केस बन सकते हैं, या 1 वाली लाइन में भी 5 आ सकता था, 2 वाली लाइन में भी 5 आता है, 3 वाली लाइन में भी 5 आता है, और 4 वाली लाइन में भी क्या आता है, 5 आता है। 5 वाले तो हमने सारे लिख ही दिए, और 6 वाली लाइन में भी 5। टोटल केस इतने हो जाएंगे, 6 और 5 11 हो जाएंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज 10 और मोर? तो हमारे पास टोटल केस है वो बेटा 11 हो जाएगी। फेवरेबल केस हमें निकालने हैं 10 जिनका सम क्या हो, 10 और मोर हो, जिनका सम 10 या 10 से ज़्यादा हो। ऐसे केस इसमें देख लो, तो 10 वाला एक ये हो जाएगा, एक ये ज़्यादा हो जाएगा, और तीसरा ये हो जाएगा। तो फेवरेबल केस 3 है, तो जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी, 3/11 हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 140 पर। इसने दिया है A, B and C are 3 events, then what is the probability that at least 2 of these events occur together? तो at least 2 वाला फॉर्मूला तो हमने, at least 2 के लिए तो हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ये याद रखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C, C इंटरसेक्शन A। तो मतलब आप at least 2 कम से कम 2 हो या तीनों आ जाए तो हम A B C मानते हैं। क्लियर? तो मैं A इंटरसेक्शन B निकालूंगा तो ये आएगा, तो एक टाइम तो ये आ गया, तीनों वाला भी आ गया। B इंटरसेक्शन C भी निकालूंगा तो दोबारा आ गया ये, और C इंटरसेक्शन A निकालूंगा तब ये तीसरी बार आ जाएगा। तो हमें तो एक ही बार रखना है, तो हम 2 टाइम्स तीनों का कॉमन माइनस कर देते हैं, तो ऑप्शन सी पर चला जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं 141। टू इंडिपेंडेंट इवेंट ए एंड बी आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है वो बेटा दे रखा है हमें 2/3। ए यूनियन बी दे रखा है 2/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है वो हमें दे रखा है 1/6। उसके बाद ये कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज लेस देन ए, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी? हमें क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है वो लेस देन ए दे रखा है, ये हमें एक कंडीशन दे दी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से कम होनी चाहिए। तो हमें पता है कि हम मान लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, हमें बी निकालना है, जिसको निकालना है उसी को आप एक्स मान लो या टी मान लो, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ। तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख सकते हैं क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है। इसकी प्रोबेबिलिटी हमें 1/6 दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम निकाल लेंगे, इसको हमने एक्स माना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है वो हमारे पास 1/6 एक्स होने वाला है बेटा। क्लियर? तो हम इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। क्लियर? ये हमें 2/3 दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमने 1/6 दिख मिला है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमने x माना था, और ये हमारे पास 1/6 आया था। क्लियर? इस 1/6 को हम इधर ले आते हैं तो प्लस हो जाएगा, 2/3 प्लस 1/6 हो जाएगा, इधर हो जाएगा हमारे पास एलसीएम 6x हो जाएगा, ये 1 + 6x² हो जाएगा। क्लियर? तो हमारे पास एलसीएम जो आने वाला है वो हो जाएगा 6, और इधर हो जाएगा हमारे पास 3 2 जा तो ये आ जाएगा 4 + 1, और इधर हो जाएगा 1 + 6x² अपॉन 6x होने वाला है, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 = 6x² + 1। अब हमारे पास जो केस बनेगा वो आ जाएगा 6x² - 5x + 1 = 0। इसके जो फैक्टर है वो -2x और 3x हो जाएंगे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6x² - 2x - 3x + 1 = 0। तो हमारे पास 2x अगर हम कॉमन निकालते हैं तो ये हो जाएगा 3x - 1, इसमें से -1 कॉमन निकालते हैं तो 3x - 1 = 0 होने वाला है।
तो हमारे पास x की वैल्यू या तो 1/2 हो जाएगी या 1/3 हो जाएगी। अब इसने बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ b है वो लेस देन होगा, तो 1/2 है वो 0.5 के करीब है, और ये 1/3 है ये हमारे पास 0.3 के करीब होता है। क्लियर? तो हमें पता है कि लेस देन कौन है, ये है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है अभी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/3 हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद देखिए इसने दिया इफ टू फेयर डाइस आर रोल्ड देन व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट डाइस वाज 6 एंड गिवन दैट सम ऑन डाइस इज 8। तो हमारे पास दो डाई टॉस करेंगे तो टोटल केस कितने होंगे, हमारे पास 36 हो जाएंगे। इसने बोला कि ए वो इवेंट है जिसमें फर्स्ट डाई पर क्या दिखाई देता है, 6 मिलता है, तो इसमें हमारे पास जो केस आने वाले वो हो जाएंगे 6-1, 6-2 से लेकर 6-6 तक हो जाएंगे। क्लियर? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है वो बेटा आपके पास 6/36 होने वाली है। बी इवेंट इसने माना है, वो बोलता है कि सम है वो क्या आना चाहिए, 8 आने चाहिए, तो सम 8 1 वाली लाइन में तो आएगा नहीं, 2 वाली लाइन में 2 6 होगा, 3 वाली लाइन में 3 5 होगा, 4 वाली लाइन में 4 4 होगा, 5 वाली लाइन में 5 3 होगा, और 6 वाली लाइन में 6 2 हो जाएगा। क्लियर? तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है वो 5/36 हो जाएगी। क्लियर? दोनों में कॉमन ए और बी में कॉमन क्या दे रखा है, दोनों के अंदर कॉमन तो 6 2 ही होगा, इसमें सारे 6 वाले हैं पहले नंबर पर, तो ये कॉमन हो जाएगा। तो इसके कॉमन की जो प्रोबेबिलिटी होने वाली है वो हो जाएगी 1/36। क्लियर? अब हमें क्या निकालना था कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि फर्स्ट डाइसो करे 6 और गिवन हो सम 8 वाला, तो हमें ए अपॉन बी निकालना है। ए अपॉन बी का फॉर्मूला था ऊपर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/36 और डिवाइड में बी की प्रोबेबिलिटी है ये 5/36, तो हमारे पास 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, आंसर 1/5 हो जाएगा। क्लियर? तो हमारे पास आ जाएगा सी ऑप्शन। उसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 143 पर। इसमें दिया है टू सिमेट्रिक डाइस फ्लिप्ड विद ईच डाइस हैविंग टू साइड्स पेंटेड रेड, टू पेंटेड ब्लैक एंड वन पेंटेड येलो एंड टू पेंटेड व्हाइट। मतलब एक 6 डाई होती है, उनमें से 2 क्या दे रखी है आपको, 2 साइड्स तो आपको रेड कलर की है, 2 साइड्स पर ब्लैक कलर किया हुआ है, 1 साइड्स पर येलो है और 1 साइड पर क्या है, व्हाइट है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बोथ लैंड ऑन द सेम कलर, मतलब दोनों की दोनों है वो सेम कलर की साइड्स हो। तो हमारे पास टोटल केस कितने हो जाएंगे, हमारे पास 2 डाई सिमेट्रिक फ्लिप्ड विद ईच डाइस, 2 सिमेट्रिक डाई है उनको हमें टॉस किया गया, तो हमारे पास दोनों की दोनों क्या हो, या तो दोनों की दोनों डाई पर क्या आ जाए, ब्लैक कलर आ जाए, B1 और B2 ऐसा हो सकता है, या फिर दोनों डाई पर क्या आ जाए हमारे पास ब्लैक आ जाए, दोनों पर रेड आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, या दोनों डाई पर क्या आए, और कौन सा कलर दे रखा है, येलो आ जाए, ठीक है, या दोनों डाई पर हमारे पास क्या आ जाए, व्हाइट कलर आ जाए। इसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो हमें पता है कि ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर आप एक डाई को टॉस करते हैं तो उस पर 2 कलर ब्लैक दिए हुए हैं तो 2/6 हो जाएगा। अगर हमें क्या निकालनी है, रेड निकालनी है, तो रेड की प्रोबेबिलिटी भी 2/6 हो जाएगी, और अगर हमें येलो निकालना है तो येलो वाला एक ही पार्ट है तो 1/6 हो जाएगा, और हमें वाइट निकालना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/6 होने वाली है। तो दोनों के दोनों क्या हो, ब्लैक हो जाए तो क्या हो जाएगा बेटा, 2/6 इंटू 2/6 हो जाएगा, प्लस दोनों की दोनों रेड होने का 2/6 इंटू 2/6 हो जाएगा, और दोनों की दोनों येलो होने का 1/6 इंटू 1/6 हो जाएगा। उसके बाद दोनों के दोनों वाइट होने का 1/6 इंटू 1/6 हो जाएगा। तो टोटल डिवाइड में तो 36 बनना है, तो ये हो जाएगा 4 + 4 + 1 + 1 अपॉन में 36 हो जाएगा, तो ये 10/36 हो जाएगा। 2 से 5 पर, 2 से 18 पर कट कर देंगे तो आंसर हमारे पास 5/18 आने वाला है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 144 पर। देयर आर n सॉक्स इन ए ड्रॉर आउट ऑफ विच 3 सॉक्स आर रेड, मतलब आपके पास टोटल है वो n सॉक्स दे रखी, और इनमें से 3 है वो क्या है, रेड दे रखी है। 2 ऑफ द सॉक्स आर चूजन रैंडमली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बोथ सिलेक्टेड सॉक्स आर इज, मतलब दोनों की दोनों सॉक्स हैं वो क्या, रेड होने की प्रोबेबिलिटी भी आपको दे रखी है कि 2 सॉक्स आपने सेलेक्ट की R1 और R2, दोनों के दोनों के सॉक्स के रेड होने की प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 दे रखी है। ठीक है, तो ये कहता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, तो टोटल केस क्या हो जाएंगे हमारे पास, NC2 हो जाएगा, n में से 2 सेलेक्ट करेगा, और हमारे पास 3 रेड है तो 3 में से दोनों करने चाहिए, दोनों के दोनों रेड आने चाहिए,
तो हम n की जगह क्या वैल्यू रखें कि आंसर 1/2 आ जाए, तो डायरेक्ट ऑप्शन से कर देना। अगर मैं 3c2 की बात करूँ तो ये तो 3 होता है, और यहाँ पर अगर 6 बनेगा तभी हमारे पास 1/2 बचेगा। तो हम n की जगह 3 रखते हैं तो 3c2 3 होता है, 4c2 6 होता है, तो n की जगह मैं क्या रखूंगा 4 रख दूंगा, तो ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इसका आंसर 1/2 बन जाएगा। तो n की जगह हम क्या पुट कर देंगे 4 पुट कर देंगे, तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका 4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 145। Two cards are chosen at random from deck of 52 cards. What is the probability that both of them have the same value? दोनों के दोनों क्या दे सेम वैल्यू दे। ठीक है, तो आपको दो कार्ड सेलेक्ट करने हैं। What is the probability that both of them have same value? तो सेम वैल्यू हमारे पास क्या करना है बेटा, 4 में से कोई भी दो कार्ड निकाल लो आप। 52 कार्ड में से हमें 2 कार्ड ड्रॉ करने हैं, और हमें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बोथ ऑफ देम हैव सेम वैल्यू, दोनों की दोनों सेम वैल्यू दी। ऐसा हमारे पास 13 टाइम्स हो सकता है शायद, अगर हम बात करें तो टोटल कार्ड्स हमारे पास है 52। टोटल कार्ड क्या है 52 है, इनमें से हमें दो कार्ड निकालने हैं, टोटल केस हो जाएगा हमारे पास 52c2। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम हैव सेम वैल्यू, मतलब दोनों के दोनों हमारे पास सेम वैल्यू आनी चाहिए। तो हमारे पास चार कार्ड होते हैं, मतलब हर एक टाइप के चार चार कार्ड होते हैं। क्लियर, जैसे कि आपके पास 4s होते हैं, जब चारों के चारों एस है, तो इनमें से ही आपको कोई दो निकालने हैं जो दोनों के दोनों सेम कार्ड मतलब सेम वैल्यू वाले हो। चार हमारे पास 2 होते हैं, तो उनमें से कोई दो हो सकते हैं। ऐसे हमारे पास टोटल 13 केस होते हैं बेटा। तो हमारे पास जो फेवरेबल केस है वो हो जाएगा 13 टाइम्स ऑफ 4c2 हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है सेम वैल्यू की, वो हो जाएगी हमारे पास 13 इंटू 4c2 अपॉन ये हो जाएगा 52c2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 13 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये हो जाएगा 52 इंटू 51 अपॉन ये आ जाएगा 2 इंटू 1। तो 2 और 1 से 2 और 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 13 इंटू 4 इंटू 3, और ये आ जाएगा 52 इंटू 51। क्लियर, 13 4 जा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 51 17 पर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो 1/17 हो जाएगा। क्लियर, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/17। उसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 146 पर। इन 8 थ्रो ऑफ ए डाई 5 और 6 इज कंसीडर्ड टू बी सक्सेस। तो आपके पास n दे रखा है बेटा 8, 5 और 6 को इसने किसी एक डाई को थ्रो करने पर 5 और 6 आए, उसी को सक्सेस माना है। तो p क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 और 6 के दो केस होते हैं, हमारे पास 2/6 हो जाएगा। तो ये 1/3 है, अगर ये 1/3 है तो q 2/3 हो जाएगा। क्लियर, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ सक्सेसेस रिस्पेक्टिवली। तो मीन का फॉर्मूला तो डायरेक्ट होता है बेटा एनपी, तो ये हो जाएगा 8 इंटू पी है 1/3, तो मीन तो 8/3 हो जाएगा। और फिर इसने पूछा है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस का रूट होता है, तो ये एन पी क्यू होता है। एन हमारे पास 8 है, पी हमारे पास 1/3 है, ये क्या होता है बेटा एन हमारे पास 8 है, पी हमारे पास 1/3 है, और क्यू हमारे पास 2/3 है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 16/9। 16/9 को मैं 4/3 लिख सकता हूँ रूट से बाहर निकाल कर। तो मीन आ जाएगा 8/3, और स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आ जाएगा 4/3। ऑप्शन बी हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। 147 देखिए, ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट ए नोट एंड बी नोट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है हमें, ए नोट और बी नोट क्या दे रखे हैं हमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दे रखे हैं। ए नोट एंड बी नोट ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट एंड बी नोट क्या है, जीरो हो जाएगी। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, जीरो होने वाली है। क्लियर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी नोट है वो जीरो होने वाला है। इसका मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है वो जीरो होने वाला है। क्लियर, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है वो 1 होने वाला है, राइट। उसके बाद हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है, बी दे रखा है, तो हम ए इंटरसेक्शन बी निकाल सकते हैं बेटा। ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस ए यूनियन बी। क्लियर, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा हमारे पास 0.6, और ये हो जाएगा माइनस का 1, तो ये आ जाएगा 1.1
और -1, तो ये आने वाला है 0.1। क्लियर। हमें ए बाई बी निकालना है, तो ए बाई बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ऊपर इंटरसेक्शन आ जाएगा और डिवाइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास 0.1 होता है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है वो हमारे पास 0.6 होता है। तो इसका आंसर जो होने वाला है वो 1/6 होने वाला है। क्लियर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 148 पर। इसमें दिया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन इंटीरियर पॉइंट इन सर्कल इज क्लोजर टू द सेंटर टू देन टू द सर्कमफेरेंस। तो ये हम बार बार निकाल चुके हैं बेटा। एक सर्कल, एक पॉइंट है, वो सेंटर के मुकाबले, सेंटर के पास हो किसके कंपैरिजन में, सर्कमफेरेंस की। तो आपने मिड पॉइंट रख लिया यहाँ पर और ये रेडियस आपके पास r/2 हो जाएगी। तो आपके पास इस सर्कल में, मतलब इस सर्कल के अंदर अगर वो पॉइंट होगा तो सेंटर के नज़दीक होगा और इस रीजन में होगा तो वो सर्कमफेरेंस के नज़दीक होगा। तो हमें सेंटर के नज़दीक का निकालना है, तो फेवरेबल केस हो जाएगा हमारे पास पाई इंटू आर हो जाएगा r/2 का स्क्वायर, और टोटल वो सर्कल में कहीं भी हो सकता है। तो हमारे पास आ जाएगा पाई r²/4 इंटू पाई r²। तो इसका आंसर हो जाएगा, सर्कल के पास होने की प्रोबेबिलिटी है, सेंटर के पास होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 हो जाएगी। अगर वो सर्कमफेरेंस के पास पूछता तो 3/4 हो जाता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 149। इफ ए एंड बी आर टू इवेंट देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अकरेंस ऑफ इधर ए और बी। ए और बी का तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, सिंपल सा स्टैंडर्ड फॉर्मूला दिया हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम अ डेक ऑफ 50 और फ्रॉम अ डेक ऑफ cards are drawn out with replacement what is the probability that the 14 card taken out is an S। इसने बोला कि 14 कार्ड है वो एक S होना चाहिए। तो आपके पास एक कार्ड निकालना है, टोटल हमें टोटल केस कितने हो जाएंगे, हमारे पास 52 हो जाएंगे। फ्रॉम ए डेक ऑफ cards are drawn out of with replacement what is the probability that 14 कार्ड टेकन आउट इज एन एस। 14 कार्ड है वो एक ऐसी होना चाहिए, तो हम उससे पहले 13 कार्ड है वो निकालेंगे। क्लियर। 1 2 3 4 इस तरह से मान लेते हैं, यहाँ पर 14 कार्ड है वो क्या होना चाहिए, एक ऐसी होना चाहिए। क्लियर। एक इकाई होना चाहिए। तो इसमें तो हमारे पास 4 में से कोई भी एक आ सकता है। क्लियर। तो यहाँ पर 4 में से कोई भी एक आ जाएगा। उसके बाद बाकी बचे हुए 51 को हम अरेंज करेंगे। ठीक है। तो हमारे पास 14 नंबर पर वो ऐसे आना चाहिए। तो बाकी कितने कार्ड बच गए, 4 में से एक ही आने वाला है यहाँ पे, बाकी हम 51 में से यहाँ पर कोई भी आ सकता है। टोटल केस आएंगे वो, मतलब हमारे पास 52 में से कोई भी आप अरेंज कर सकते हो, तो 52 फैक्टोरियल हो जाएगा। क्लियर। तो हमारे पास फेवरेबल केस है वो हो जाएगा कि 51 फैक्टोरियल आप कहीं भी अरेंज कर दो, फर्स्ट पर नंबर पर कोई भी आ सकता है, सेकंड पर कोई भी आ सकता है, लेकिन 14 कार्ड है वो मतलब इन 4 में से ही एक होने वाला है। उसके बाद हम रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, 14th कार्ड है वो क्या होना चाहिए, एक ऐसा होना चाहिए। तो इसका आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू 51 फैक्टोरियल अपॉन 52 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 4 इंटू 51 फैक्टोरियल। इसको मैं लिखूंगा 52 इंटू 51 फैक्टोरियल। 51 फैक्टोरियल 51 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 4 से इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये 13 पर कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर 1/13 होने वाला है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं, उससे आगे वाले क्वेश्चन नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।